तो बाबू अब आखिरी अध्याय क्लास 12 फिजिक्स का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स कॉमा डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स चैप्टर 14 द लास्ट चैप्टर है ना। अंग्रेजी में भी तो है फर्स्ट चैप्टर द लास्ट चैप्टर। यहाँ द लास्ट चैप्टर द लास्ट चैप्टर है। सेमीकंडक्टर को समझने से पहले यह समझा जाए कि क्या जरूरत पड़ी थी। ठीक? पहले के जमाने में एक डिवाइस होता था जिसको हम बोलते थे वैक्यूम ट्यूब। सही है। और ये तुम नाम इसका सुने हुए होगे, अगर कंप्यूटर वगैरह पढ़ाया जाता होगा तुम लोग को सेवेंथ एट्थ में तो बताया गया होगा वैक्यूम ट्यूब्स का हम लोग यूज करते थे। ये करता क्या था कि वैक्यूम ट्यूब जो है हम लोग इसको रखते थे क्योंकि वैक्यूम में हमें क्या करना होता था, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए था। ठीक है। तो क्या लिखा गया है वैक्यूम ट्यूब, या इसी को हम थर्मियोनिक वाल्व भी बोलते हैं। आज के डेट में भी हम यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं यूज किया जा रहा है, आज भी हम यूज करते हैं इसको। ये क्या करता था, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये डिवाइस यूज करते थे। ठीक है। और इस ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता था, थर्मियोनिक एमिशन पे वर्क करता था। इसका प्रिंसिपल था थर्मियोनिक एमिशन। और याद होगा थर्मियोनिक एमिशन। अब इसका थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट बना के बताता हूँ वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता था। ऐसा करके कुछ होता था। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फिगर बनाए थे कि नहीं, वही चीज़ है। ये पूरा एक वैक्यूम था। एक कैथोड प्लेट होता था और एक एनोड प्लेट होता है इसके अंदर। कैथोड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं एनोड प्लेट पे आकर के कलेक्ट होते थे। ठीक है। ये अरेंजमेंट होता था वैक्यूम ट्यूब। इसी तरह का ट्यूब टाइप का होता था, कैप्सूल टाइप का ये स्ट्रक्चर होता था। ठीक। और क्या है इसमें समझने लायक, और इसमें ग्रिड बने होते थे। ग्रिड्स मतलब जाली टाइप के ग्रिड बनाया जाता था। जो क्या करता था हमारा, ये रेगुलेट करता था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड से एनोड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसको रेगुलेट करता था, जो ग्रिड बनाता था। ठीक है। और इसी का टाइप होता है डायोड ट्रायोड। वैक्यूम ट्यूब का ही डायोड होता है, आगे जाके पढ़ोगे सेमीकंडक्टर डायोड्स पहले पढ़ाया जाता था, अब सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है। डायोड भी क्या करता है, डायोड का मतलब ये होता है कि सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करेगा ये, है ना। अब हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड बना करके चलते हैं, पीएन जंक्शन, एनपी जंक्शन, आगे पढ़ा जाएगा इसी में। तो डायोड का मतलब बस इतना याद रखो क्या होता है कि ये करंट को वन डायरेक्शन में अलाउ करता है जाने के लिए, रिवर्स करंट को आने नहीं देगा। ठीक। अब वैक्यूम ट्यूब का क्या क्या एप्लीकेशंस होता था, एम्पलीफायर्स में यूज करते थे। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, आवाज को तेज करना, मतलब रेडियो ऑडियो या टेलीविजन जो भी सिग्नल्स होते थे उनको बूस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते थे एम्पलीफायर। सिग्नल्स को बूस्ट किया जाता था, सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाता था, एम्पलीफायर। रेक्टिफायर, स्विच, स्विच भी लिखवाया गया होगा उसमें। स्विच का मतलब क्या हुआ कि जो भी ये हम लोग यूज करते थे, अभी मैंने बोला वैक्यूम ट्यूब को हम लोग ज्यादातर कंप्यूटर्स वगैरह में यूज करते थे, सुपर कंप्यूटर्स में। तो वहां पे स्विच बनाते थे हम लोग, क्योंकि ये क्या करता था, प्रोसेस करता था बाइनरी सिग्नल्स को। वैक्यूम ट्यूब ही बाइनरी सिग्नल्स को प्रोसेस करता था हमारा। ठीक है। स्विचेस के तौर पे हम लोग इसको यूज करते थे। उसके बाद इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स। तो पहले हम वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे रेक्टिफायर को बनाने में। और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। रेक्टिफायर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे तुम्हारे घर पे सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में चार्जर है, चार्जर में हम यूज करते हैं रेक्टिफायर। किसी तरीके का चार्जर, चाहे इन्वर्टर की बात करूं मैं, चाहे चार्जर की बात करूं मैं, चाहे लैपटॉप चार्जर की बात करूं, जो अडेप्टर होता है उसके अंदर हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी, क्योंकि बैटरी जो भी है वो डीसी से चार्ज होती है, एसी से चार्ज नहीं होती है। तो वहां पे हम डिवाइस यूज करते हैं रेक्टिफायर। ठीक। और ऑसिलेटर एक एप्लीकेशन लिखा हूँ कि वैक्यूम ट्यूब का ऑसिलेटर में यूज करते हैं। इन सारी जगहों पे आज हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। क्यों करते हैं अभी बता रहा हूँ उसका। ठीक। ऑसिलेटर का मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा क्या करता था, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स बनाता था रेडियो वेव्स के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जैसे वो पड़े हो गए
तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया था एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स को क्रिएट करते थे, तो ये भी हमारा क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी सिंगल सिग्नल्स जनरेट करता था रेडियो वेव्स के लिए या रडार सिस्टम के लिए। वैक्यूम ट्यूब का ही हम लोग यूज करते थे। इतनी सारे यूजेज के बाद भी हम लोगों ने इसको छोड़ दिया पढ़ना, क्यों? क्योंकि सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज था कि इसका साइज बहुत बड़ा था और ये बल्की था। ठीक है, लार्ज साइज और था इसका, और बल्की था ये, लार्ज साइज था एंड बल्की था ये। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता था, बल्की था ये, इसलिए हम लोग इसको हटा दिए। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या था, इसका पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा था, हाई पावर ये कंज्यूम करता था, हाई पावर कंजम्पशन, हाई पावर कंजम्पशन, हाई पावर कंजम्पशन, पावर ज्यादा लेता था धीरे। फिर से इसका क्या था डिसएडवांटेज, ये जो है हाई वोल्टेजेस पे ही चलता था। ठीक है, ये ऑपरेट होता था एट हाई वोल्टेजेस, ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेजेस, लो वोल्टेज पे ये काम ही नहीं करता था। हाई वोल्टेजेस अप्रोक्सीमेटली 100 वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 100 वोल्ट, 100 वोल्ट जब मैं पोटेंशियल देता था तब ये वर्क करता था। उसके बाद क्या लिखवाया गया था, इसकी लिमिटेड लाइफ थी। ऐसा नहीं था कि एक बार लगाया तो साल 2 साल चला, जैसे मान लो सेल के जैसा था, बैटरी घड़ी की जो सेल होते हैं उसके जैसा था, कुछ एक लिमिटेड लाइफ था, उस टाइम तक ये काम करता था, उसके बाद से इसको बदलना पड़ता था हमारा। ठीक है, तो हैव लिमिटेड लाइफ, हैव लिमिटेड लाइफ। और क्या लिखा गया है, लो रिलायबिलिटी। ठीक है, लो रिलायबिलिटी थे इसकी, तो ये इतने इसके डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, और हमने क्या देखा कि लगभग हर काम हम इसी से करवा रहे हैं, बाइनरी सिग्नल को कन्वर्ट करवाना है या एसी को डीसी में कन्वर्ट करवाना है, ये सब जरूरी काम है। और यहाँ पे इतने सारे लिमिटेशंस हैं, तो बनाया गया अब सेमी कंडक्टर। कैसे बनाया जाता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये सारी चीजें को हम लोग पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसी चीज को रिप्लेस किया हमने किससे, एक डिवाइस जिसका नाम दिया सेमी कंडक्टर। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को ही हमने रिप्लेस किया सेमीकंडक्टर से। और मैंने कई बार बोला है कि साइंस में जो भी इन्वेंशंस होते हैं वो पिछले का ही अपग्रेडेशन होता है। जो भी ये लिमिटेशंस थी, इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जिसको हमने नाम दिया था सेमीकंडक्टर। ठीक, अब सेमीकंडक्टर में क्या क्या चीजें बच गई, सेमीकंडक्टर क्या था हमारा, स्मॉल था, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी तुम डायोड वगैरह देखते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छोटे छोटे चिप टाइप के लगे होते हैं, वो सारा सेमीकंडक्टर ही होता है वो। ठीक, तो उसमें क्या हो गया, सेमीकंडक्टर स्मॉलर हो गए, छोटे साइज के हो गए, रिलायबल हो गए, उनको चलाने के लिए लो पावर चाहिए, ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है। ठीक है, लो वोल्टेजेस पे भी चलते हैं वो, और उनका लाइफ स्पैन क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर का लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। अब सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन लिखवाया गया है तुमको, क्या लिखवाया गया है, सेमीकंडक्टर आर डिवाइसेज, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, नाम से पता चल रहा है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर तो आधा इंसुलेटर होगा। फिर दो ही तो चीज होती है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। दो ही चीज होती है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। तो सेमी कंडक्टर का मतलब आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। तो ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में हो, या रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती हो, ऐसे डिवाइसेस को हम बोलेंगे सेमी कंडक्टर। सही है, इतनी बात समझ में आती है। और उसके बाद से एक लाइन और लिखवाई गई है तुमको कि वो कैसा कंडीशन है, जैसा कंडीशन होगा उस हिसाब से वो वर्क करता है। जैसा कंडीशन, अगर कंडीशन है कि उसको कंडक्टर के जैसा बिहेव करना है तो वो कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। और अगर कंडीशन ऐसा है कि उसको इंसुलेटर के जैसा बिहेव करना है तो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस वो अपने आप अपना नेचर क्या करता है, बदल बदल करके काम करता है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं सेमीकंडक्टर के, सर कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। बस सुनो यहाँ तक, यहाँ तक सुनो। सबसे पहले कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल का मतलब सिंगल एलिमेंट से बनाया गया है, ये सिंगल एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। और हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स
सबसे बड़ी बात कि सर मैक्सिमम हम लोग मोस्टली सिलिकॉन को ही यूज करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। ऐसा क्यों है सर? सिलिकॉन को ही क्यों यूज किया जाता है, कार्बन को क्यों नहीं यूज करता है, या जर्मेनियम को हम क्यों नहीं यूज करते हैं? और एक वो गैलियम आर्सेनाइड लिखवाया था, वो हमारा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंपाउंडल भी बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है वो, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जहाँ पे दो लोगों को मिला करके गैलियम आर्सेनाइड, और भी एनसीईआरटी में तुम्हारे में बुक लिखा गया है। ठीक है, कैडमियम सिलिकॉन, कैडमियम सिलिकॉन। ठीक, और होता है ईडीएससी इंडियम, और ये पी ईटीसी। ठीक है, तुम्हें बस एक ही याद रखो, गैलियम आर्सेनाइड, ये मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला अभी भी सवाल यही है मेरा कि सर सिलिकॉन को हम मोस्टली यूज करते हैं, ऐसा क्यों है? कार्बन भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, तो सिलिकॉन को ही क्यों ज्यादातर यूज किया जाता है? बताएंगे जरा कोई अगर हो इच्छा तो, वरना मैं ही बताऊं, मैं ही सवाल पूछूं, मैं ही बताऊं। जर्मेनियम यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे नेचर में या अर्थ पे बहुत ही लो क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, अगर जर्मेनियम अच्छी क्वालिटी में, नंबर ऑफ जो है ना जर्मेनियम, अगर क्वांटिटी ज्यादा होती तो मैं यूज करता, क्योंकि सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर इसी से बनता है। जर्मेनियम से सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर बना सकते हैं हम लोग। लेकिन दिक्कत यह है, समस्या यह है कि हमारे नेचर में है ही नहीं ज्यादा, है ना, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो महंगा जर्मेनियम मिल रहा है, तो महंगा मान लो बनाया, तो क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर महंगा बिकेगा। और हमने बनाया क्यों था? ताकि लो कॉस्ट हो जाए। सेमीकंडक्टर को इसलिए बनाया गया कि लो कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट उसका कम हो जाए। तो इसीलिए जर्मेनियम को हम लोग यूज नहीं करते। हाँ, लेकिन जहां पर जो चीज हमारा हाई क्वालिटी ऑफ सेमीकंडक्टर यूज करना होता है, या फिर जैसे डिफेंस वगैरह में, या फिर ये साइंटिस्ट वगैरह लोग यूज करते हैं जो भी, वो हमेशा जर्मेनियम का ही यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ बजट का कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं, उन्हें क्वालिटी चाहिए। ठीक, उसके बाद कार्बन क्यों नहीं यूज करते हैं सर? क्योंकि कार्बन सबसे छोटा एटम है ना, 6 ही है। तो इसमें क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे। जब हम लोग दो एटम्स को एक पास में लेकर के आ रहे होते हैं, तो ज्यादा यहाँ पे हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है, क्योंकि साइज छोटा है ना इसमें। तो ज्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा, या मुझे ज्यादा पावर वगैरह देना पड़ेगा इस चीज को सही करने के लिए। ड्यू टू स्मॉल साइज हम कार्बन को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हमें फोर्स देना पड़ा है। आगे भी पढ़ा, समझ में आएगा, एनर्जी बैंड थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तो वहां फिर से बताऊंगा तुमको कि क्यों कार्बन का यूज नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कम लोग है ना यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, तो फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क ज्यादा करना पड़ता है। सही है, क्योंकि ये एनर्जी बैंड अभी जब पढ़ा जाएगा, कल पढ़ेंगे मतलब आज नहीं, एनर्जी बैंड जब पढ़ा जाएगा तो उसमें एक चीज देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स को नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, वहां पे एनर्जी बैंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे सर ड्यू टू स्मॉल साइज ज्यादा हमारा क्या करना पड़ता है, वर्क लगाना पड़ता है, तो हम लोग इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। सिलिकॉन सबसे बढ़िया है, बीच में है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। सिलिका मिट्टी उट्टी में मिलता है ना, तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास। और दूसरा चीज, साइज इसका बड़ा है कार्बन के कंपैरिजन में। 14 कितना होता है, 14 होता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन का 14 है। तो ये हमारा साइज भी बड़ा है, ज्यादा फोर्स वगैरह ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, नेचर में सबसे ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास, ये खत्म नहीं होगा। आती बात समझ में? ठीक, तो अगली हेडिंग डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखो, ऑन द सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ये इसका डेटा तुमको याद रखना है, लेकिन एग्जाम में पूछता है एनर्जी बैंड थ्योरी, वो हम लोग कल देखा जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, मेटल्स हमको पता है लो रेजिस्टिविटी होती है और हाई कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी। जिसका कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻² से 10⁻⁸ के रेंज में अगर आता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम मेटल्स में क्या करते हैं, कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अगर उसकी रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की 10⁻⁵ से 10⁻⁶ में आता है,
उसको कहाँ डालेंगे हम लोग, सेमी कंडक्टर के कैटेगरी में डालते हैं। और इंसुलेटर का मतलब हाई रजिस्टिविटी, तो 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर अगर रजिस्टिविटी किसी मटेरियल का होता है तो किसमें डालेंगे हम, इंसुलेटर में। इसी तरह से ये डेटा है, इसको याद रखना है। अगर तुम ध्यान दे रहोगे तो यही वैल्यू यहाँ लिखी गई, बस प्लस का माइनस किया गया। अरे 1/, होता है ना, पावर रेंज चेंज होगा, 10⁻−5, 10⁻5, 6 तुम बस इतना याद रखो, 2 से 8, 5 से 6, 11 से 19, बस इतना याद रखो, काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें कोई भी मटेरियल वो दे देगा और लिख करके देगा कि 10⁻13 ओम मीटर उसका क्या है, रेजिस्टिविटी है। बताओ वो क्या है, इंसुलेटर है कि कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है। तो इंसुलेटर होगा, 10⁻13 इस रेंज में आएगा तो इंसुलेटर होने वाला है। इस रेंज को सब लोग याद रखेंगे। ठीक। अब एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो कल के लेक्चर में देखा जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा और नोट्स भेज दूंगा मैं।